Good morning and welcome in our today's class. Our today's video is continuation of chapter poverty. It's the second part of that particular chapter, and today we are going to discuss about two topics, that is defining and redefining the poverty line, and the second topic is causes of poverty. Let's start with the first topic, that is defining and redefining the poverty line. When we talk about defining and redefining the poverty line, it means setting up of the poverty line, and redefining means changing the poverty line decided earlier. When we talk about defining, in India there is no standard procedure to define the poverty line or to set up the cutoff line which differentiates between the poor and non poor. हमारे देश में कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस चीज के लिए नहीं है जो कोई कट ऑफ लाइन को डिसाइड कर सके जिसके माध्यम से कि कौन लोग पुअर हैं और कौन लोग नॉन पुअर हैं. यूजुअली पॉवर्टी लाइन दो तरीके से सेटअप की जा सकती है. एक या तो उसे इनकम को आधार बनाया जा सकता है या मिनिमम कंजम्पशन नीड को आधार बनाया जा सकता है. When we talk about minimum consumption need as a base to set up the poverty line, it itself is a debatable question. मिनिमम नीड्स क्या है, मिनिमम कंजम्पशन नीड्स क्या है लोगों की, ये अपने आप में एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि मिनिमम कंजम्पशन नीड जो लोगों की होती है वो रोटी और कपड़ा और मकान ही रहता है. बट समय बदलने के साथ साथ लोगों की तरफ से या आप कह सकते हैं कि रिसर्चर्स की तरफ से ये बात सामने आती है कि मिनिमम कंजम्पशन नीड में केवल आप रोटी कपड़ा और मकान को ही नहीं रख सकते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी मिनिमम कंजम्पशन नीड के अंदर आती है. जैसे कि हेल्थ की सुविधाएं हो सकती हैं, एजुकेशन की जरूरत हो सकती है, स्वच्छ पानी की जरूरत हो सकती है, सैनिटेशन की फैसिलिटी हो सकती है. ये सारी चीजें भी किसी एक इंसान के लिए मिनिमम नीड्स के अंतर्गत आती हैं. तो ये इसलिए आप कह सकते हैं कि मिनिमम कंजम्पशन नीड जो है ये अपने आप में एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन जाता है. चलिए अब बात करते हैं हम रीडिफाइनिंग करने की पॉवर्टी को. जब हम बात करें रीडिफाइन करने की पॉवर्टी तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय में बदलाव होते हैं. जब समय बदलता है तो पॉवर्टी लाइन के अंदर समय में आने वाले बदलाव के अनुसार बदलाव लाने की जरूरत रहती है. एक जैसे जो समय शायद जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के 10 साल के बाद समय वैसा नहीं था, बहुत सारे परिवर्तन आए. तो मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है तो उसमें बदलाव लाने की जरूरत है. इसी तरह से उसके 10 साल बाद फिर समय एक जैसा नहीं रहा तो समय समय के अनुसार पॉवर्टी लाइन के अंदर भी बदलाव लाया जाए, ये इसकी जरूरत महसूस होती रहती है. बट क्वेश्चन ये है कि पॉवर्टी लाइन जिस समय के लिए उसे रखा जा रहा है उसके अनुसार होनी चाहिए. अगर हम जो होनी चाहिए समय के अनुसार उससे कहीं ज्यादा या उससे कम उसे फिक्स कर देते हैं तो उसकी अपने आप में इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके अपने आप में प्रभाव रहते हैं. अगर पॉवर्टी लाइन को जितना समय के अनुसार होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा फिक्स कर दिया जाए. सपोज पहले मिनिमम इनकम, सपोज मान लेते हैं कि मिनिमम पहले इनकम अगर हमारे 5 रुपए हम रख देते हैं कि तय की गई कि अगर एक आदमी 5 रुपए कमा लेता है प्रति महीना तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अगर नहीं कमा पाता तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है. समय बदला तो जरूरत महसूस की गई उसे 5 रुपए के बजाय 10 रुपए कर दिया जाए क्योंकि समय बदल रहा है. अब पैसे की आप कह सकते हैं कि वैल्यू कम होती जा रही है तो उसे 10 रुपए कर देते हैं. और जब 10 रुपए कर दिया गया पॉवर्टी लाइन को तो क्योंकि वो समय बदला तो जरूरत पड़ी उसे, पर अगर उसे 10 रुपए होना चाहिए पर अगर उसे 15 रुपए तय कर दिया जाता है तो हमने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को जो होना चाहिए उससे हाई फिक्स कर दिया. जब उससे हम हाई फिक्स करते हैं तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा ऐसे लोगों का जो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे या जो पुअर कहलाएंगे. पर इसी तरह से अगर उसे 10 की बजाय 5 कर दिया जाता है तो क्या होगा कि जो लोग पुअर कहलाएंगे ऐसे लोगों का नंबर कम हो जाएगा. तो बहुत सारे देश समय समय पर अपने देश को बेहतर दिखाने के लिए या अपने आप को ज्यादा गरीब दिखाने के लिए कई बार जो पॉवर्टी लाइन है उसे या तो हायर लेवल पर फिक्स कर देते हैं या लोअर लेवल पर. एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि वो समय के अनुसार जो समय की मांग है उसके अनुसार उसे रीडिफाइन किया जाना
चाहिए। बट अगर पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन किया जाता है तो इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के लोगों के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास नहीं रहती। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की आज की, दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर हम बात करें कि गरीबी के कारणों की, तो गरीबी के कारण हम यहाँ पर दो रेफरेंसेस में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दो सेट ऑफ कॉजेज के अंतर्गत उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहला सेट ऑफ कॉज है हमारा अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी और दूसरा सेट ऑफ कॉज हमारा होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये जो हमारे कॉजेस होंगे, इन कॉजेस के अंतर्गत हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ कॉज की, दैट इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जब हम पॉवर्टी को का मेन रीजन इकोनॉमी का अंडर डेवलपमेंट मानते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रीजन को सपोर्ट करते हैं कि वास्तव में हमारे देश के अंदर अगर गरीबी है तो उसके पीछे इकोनॉमी का प्रॉपर तरीके से डेवलप होना ही है, कि प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, इसी कारण देश के अंदर पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि वास्तव में इकोनॉमी का प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो पाना या उसका अंडर डेवलप रह जाना ही पॉवर्टी का मेन कारण है। तो पहला हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रीजन की, फर्स्ट फैक्टर की जो इस चीज को सपोर्ट करता है, दैट इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जब नेशनल प्रोडक्ट लो होगा यानी कि देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसका नंबर कम रह जाएगा, तो वो उतना ही कम नेशनल इनकम को जनरेट करेगा। क्योंकि जितना भी हम देश के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इनडायरेक्टली वो उसके इक्विवेलेंट लोगों की इनकम जनरेट करता है। सपोज हम माने कि एक पेन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर फैक्ट्री लगाई गई होगी, उसके लिए हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी, मशीनों में काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जो मशीनें वगैरह लगाई गई उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी जो सर्विसेज हमने ली, लैंड हमने किसी से किराए पर लिया तो उसके लिए हमने रेंट किसी को दिया तो किसी की इनकम जनरेट हुई। हमने पैसा लगाया उसके अंदर, या तो अपना पैसा हो सकता है या हमने लोन लेकर के लगाया, तो जब हमने लोन लिया किसी से तो उसको हमने इंटरेस्ट दिया तो किसी की इनकम जनरेट हुई। हमने मजदूरों को काम करवाया, मजदूरों ने काम किया उस फैक्ट्री के अंदर तो मजदूरों की वेजेस जनरेट हुई। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जिसने ये फैक्ट्री लगाई तो उसने भी हिम्मत करके फैक्ट्री को लगाया और ये रिस्क लिया तो वो अपने लिए भी क्या प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करें हम, चाहे सर्विसेज। जब प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर कम होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो इनकम जनरेट कम होगी, और जब इनकम जनरेशन कम होगी तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं पॉवर्टी को देश के अंदर बढ़ावा देती है, या उसकी वजह से देश के अंदर पॉवर्टी है जो सी वो बढ़ती है। तो और हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो वर्ल्ड लेवल पर कम, आप कह सकते हैं कि लो पर कैपिटा इनकम वाले देशों के अंतर्गत आती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पॉवर्टी रिडन लोग जो हैं वो काफी ज्यादा है, या हमारे देश के अंदर गरीबी काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, दैट इज लो रेट ऑफ ग्रोथ। लो रेट ऑफ ग्रोथ क्या कहता है, ये कहता है कि हमारी इकोनॉमी है जौन सी, उसके अंदर जो डेवलपमेंट की दर थी या ग्रोथ की जो दर थी, हमारे देश की इकोनॉमी के बढ़ने की जो दर थी, देश के डेवलपमेंट की जो दर थी वो काफी हद तक कम रही। 5 ईयर प्लान्स के दौरान भी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी हमारी, 5 ईयर प्लान्स आपको अच्छी तरह से पता है कि क्योंकि हम पॉवर्टी चैप्टर पर हैं तो आप ये सारी चीजें इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ करके आए हैं, आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि 1 अप्रैल 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा 2017 के अंदर जो 12th 5 ईयर प्लान था वो खत्म हुआ। तो इस 5 ईयर प्लान्स के दौरान भी जो आप कह सकते हैं डिफरेंट प्लान्स बनाए गए, उनके बावजूद भी क्या देखने में आया कि जो रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की रही
वो काफी हद तक कम रही। और वो इतनी आप कह सकते हैं कम थी कि जो हमारी पर कैपिटा जो हमारी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की थी, उसको अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ रेट ऑफ हमारी इकोनॉमी के, तो दोनों जो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज 2% और ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो लोगों की थी वो केवल 3% के हिसाब से ग्रो करी। यानी कि पॉपुलेशन के इक्वली आपकी जो ग्रोथ रेट ऑफ आप कह सकते हैं कि इनकम का था वो ज्यादा नहीं था। पॉपुलेशन और इनकम का ग्रोथ दोनों में आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अंतर नहीं था। तो जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले में जिसे ज्यादा होना चाहिए था, तभी हम अपने देश के अंदर से पॉवर्टी को दूर कर पाते, तो वो उसके मुकाबले में काफी कम रही। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर आज भी गरीबी है जो सी वो है, जिनको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की। ये हमारा थर्ड फैक्टर है जो इशारा करता है कि हमारी अंडर डेवलपमेंट है जो इकोनॉमी का, वो पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो देश की पॉपुलेशन है जौन सी वो हमेशा से ही हमारी जो बर्थ रेट की बात करें तो वो हमेशा से ही हमारी काफी ज्यादा रही है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी बर्थ रेट भी हाई था, हमारा डेथ रेट भी हाई था, बट क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे तो पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से उस समय नहीं बढ़ी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन जो डेथ रेट था वो तो कंट्रोल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस मेजर्स लिए गए, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर प्रोवाइड की गई, जिनके नतीजे के तौर पर हमारी डेथ रेट थी जो वो काफी हद तक कंट्रोल हो गई। बट अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट को हम उतनी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से बड़ी तेजी से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी। बट आफ्टर सम टाइम आप कह सकते हैं 1980s में जाकर के हमारे देश की हालत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी परिस्थितियां हमारे देश के अंदर बनी हुई थी। बट उसके बाद डिफरेंट मेजर्स लिए गए और काफी हद तक हम अपने बर्थ रेट को कंट्रोल कर पाए, बर्थ रेट को बढ़ने नहीं दिया और डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आप कह सकते हैं परिस्थितियां कुछ बेहतर हुई। बट जो आज भी क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है देश की वो काफी ज्यादा है, वो लगातार मल्टीप्लाई कर रही है और उसके मल्टीप्लाई करने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। टू एन एक्सटेंट वो बढ़ेगी क्योंकि हमारे देश के अंदर एट प्रेजेंट कंट्री ऑफ यूथ कहलाता है हमारा देश, यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक फिलहाल इसी तरह से बढ़ेगी जब तक कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है ये सीनियर सिटीजन्स के अंतर्गत तक शिफ्ट नहीं हो जाती। तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन भी है जो ये भी काफी हद तक हमारे देश के अंदर पॉवर्टी को बढ़ाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जितनी भी नेशनल इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है वो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्रयास किए जा रहे हैं इकोनॉमी को कि हमारी ग्रो करे, बढ़े, नेशनल इनकम को हम बढ़ाएं, पर जितना नेशनल इनकम बढ़ती है, जितना इकोनॉमी ग्रो करती है, उससे तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है और इसके नतीजे क्या होते हैं कि देश फिर उन्हीं परिस्थितियों में हमें अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल्स की। ये हमारा फोर्थ फैक्टर है जो ये कहता है कि अंडर डेवलपमेंट है जो इकोनॉमी की, दैट इज रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल यानी कि आप कह सकते हैं कि लगातार महंगाई का बढ़ना, लोगों की नीड्स है जौन सी वो यूं की यूं बनी हुई है, बट जब नीड्स बढ़ती हैं और प्रोडक्शन चीजों का नहीं बढ़ता तो चीजों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और लोग अगर प्रयास करके भी अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितनी इनकम लोग बढ़ाते हैं उतना ही कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी बढ़ी हुई इनकम न्यूट्रलाइज हो जाती है। सपोज एक आदमी के पास 100 रुपए हैं और वो 2 टाइम की खाना उसमें प्रॉपर तरीके से खा लेता है, बट कीमतें बढ़ जाने की वजह से
अब वो केवल अब एक टाइम का ही भोजन कर पाता है। उसने कोशिश करके अपनी इनकम को, आप यूं कह सकते हैं, या यूं कहें, इसे एक और तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं कि पहले वो उसके पास 100 रुपए थे और वो 2 टाइम का खाना खा पाता था। अब उसने कोशिश करके 200 रुपए कमाए, बट महंगाई बढ़ गई। पहले वो 100 रुपए में 2 टाइम का खाना खा पाता था, अब महंगाई बढ़ने की वजह से उसने सोचा कि अब 200 इनकम मेरी है, मैं बेहतर जिंदगी जी पाऊंगा। परंतु हुआ क्या कि कीमतें बढ़ गई। अब वो 2 समय का भोजन केवल 200 रुपए में कर पाता है। उसने तो इनकम बढ़ाई अपनी कि बेहतर जिंदगी जी पाने के लिए, बट कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ क्या, उसकी बढ़ी हुई इनकम न्यूट्रलाइज हो गई। अब वो 200 रुपए में ही केवल 2 समय का अपना भोजन कर पा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब मेहनत लोग करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, या इकोनॉमी में प्रयास किए जा रहे हैं नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बट पॉपुलेशन का हैवी प्रेशर होने की वजह से और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो नीड्स बढ़ती जा रही हैं, बट प्रोडक्शन अगर उस तेजी से, जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी तेजी से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी। और जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती तो कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो गरीबी, लोग नहीं खरीद पाएंगे, लोगों की मिनिमम नीड्स नहीं पूरी हो पाएंगी उतनी ही इनकम में, तो गरीबी बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ फैक्टर की, दैट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का होता है कि जो दीर्घकालिक अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, जो लंबे समय से अनएम्प्लॉयमेंट चली आ रही है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितनी इनकम वो कमा पा रहा है वो काफी कम है, यानी कि काम मिल रहा है उसे, पर काम ऐसा नहीं है कि जो उसकी सारी नीड्स को पूरी कर पाए। सपोज अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसे दिन के कम से कम अपने जीने के लिए, लाइक हमने बात करी थी यहाँ पर कि अर्बन एरिया अगर वो रह रहा है तो उसे कम से कम 1000 रुपीज की जरूरत है। बट अगर वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर है कि वो महीने का जो 1000 रुपया उसे कमाना चाहिए था, क्योंकि अर्बन एरिया में रह रहा है, वो 1000 रुपए नहीं कमा पाता, 600 या 700 रुपए ही बड़ी मुश्किल से कमा पाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो जब क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का होना और अंडर एम्प्लॉयमेंट का होना भी काफी हद तक गरीबी को बढ़ावा देता है। कोई लंबे समय से अनएम्प्लॉयड है तो वो गरीबी में रहने के लिए अपने आप ही मजबूर है। क्यों? क्योंकि अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वो अपने परिवार की मिनिमम नीड्स को पूरी नहीं कर पाएगा, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएगा, उन्हें स्किल नहीं दे पाएगा, और क्योंकि बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा, स्किल नहीं दे पा रहा, तो बच्चे फिर गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी गरीबी को बढ़ावा देती है। इसी तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि अपने परिवार की कमा तो रहा है वो, पर उतना नहीं कमा पाता कि जितनी में मिनिमम नीड्स पूरी कर पाए। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बेहतर एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाएगी, स्किल नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पाएगी, तो बच्चे फिर उसी गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही एक तरह से गरीबी को बढ़ावा देते हैं और गरीबी के कारण है। और ये क्यों है? क्योंकि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का कम है, नेशनल इनकम कम है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट फैक्टर, दैट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का कम होना। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कैपिटल का होना जरूरी है, क्योंकि पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, और गरीबी रेखा से ऊपर उभरने का प्रयास हो सकते हैं, देश में से गरीबी को कम करने के प्रयास हो सकते हैं। ये अपने आप में एक प्रिंसिपल फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का। बट अगर कैपिटल जो है उसका एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा तो देश के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होगी, और देश के अंदर कैपिटल स्टॉक यानी कि कैपिटल का कम होना और कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट का कम होना,
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ऐसे में अगर ये कम होंगे तो जो अपने आप में लो प्रोडक्टिविटी की ओर इशारा करता है, और जब लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगी, और लो इनकम होगी तो इकोनॉमी में आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब हम सेवंथ बात करते हैं यहाँ पर लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की। लैक ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स मीन्स एंटरप्रेन्योर आर दोज पर्टिकुलर पर्सन्स हु टेक द इनिशिएटिव टू डू द प्रोडक्शन। इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए इनिशिएटिव लेने वालों को एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। अगर हमारे इकोनॉमी में प्रॉपर एफिशिएंट और एबल या स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो देश के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऐसे में ग्रोथ कम होगी, एंड फिर फर्दर इट विल लीड टू लो नेशनल इनकम। ये भी एक कारण माना जाता है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का, अंडर डेवलपमेंट होना इकोनॉमी का। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, दैट इज आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस की। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सामाजिक ढांचे। सामाजिक ढांचे यानी कि समाज को चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस जो समाज को संचालित करते हैं। ऐसी अगर इंस्टीट्यूशंस हमारी आउटडेटेड होंगी, यानी कि काफी समय के अनुसार जब उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता लोगों की सोच में या समाज को चलाने वाली इंस्टीट्यूशंस में, तो इसका भी प्रभाव हमारी आप कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर देखने को मिलता है और समाज के ऊपर देखने को मिलता है। समाज को गरीबी की तरफ धकेलने में भी देखने को मिलता है। अगर आज भी समाज के अंदर कास्ट को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के भेदभाव हो रहा है, आज भी अगर आप कह सकते हैं पर्दा सिस्टम है, आज भी लड़कियों को बेहतर स्कूलों में जाने नहीं दिया जाता, तो इस तरह की अगर सोच आज भी लोगों की रहती है, तो आउटडेटेड सोच है जो उनसे अगर वो रहती है तो ये समाज के अंदर काफी हद तक गरीबी का कारण रहती है। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस में, तो दैट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट को बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी आप कह सकते हैं योगदान रहता है। तो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, उनके अगर हम उसके अंदर आती है आपकी एजुकेशन, उसके अंदर आता है हेल्थ, और उसके अंदर आता है आपकी हाउसिंग सर्विसेज। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होंगे तो देश की ग्रोथ रेट कभी भी बढ़ नहीं सकती। यानी कि एनर्जी के सोर्सेस बेहतर होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की सुविधाएं बेहतर होंगी तो फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। फैक्ट्रीज काम किसके बेसिस पर करती हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या कोयला चाहिए चलाने के लिए उन्हें, जो एनर्जी प्रोड्यूस करके उन्हें देगा। अब रॉ मटेरियल को लाना है और फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स चाहिए। क्विक आपको डिसीजंस लेने हैं तो कम्युनिकेशन के बेहतर मीडियम्स चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें अच्छी लेबर चाहिए तो उसके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम में आता है। लोग अगर हेल्दी हैं, लोग अगर एजुकेटेड हैं तो काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, हमें अच्छे सर्विसमैन मिलेंगे जो ऑफिस में काम करने वाले होंगे, जो मजदूर होंगे हमें स्किलफुल मिल पाएंगे। तो एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी सुविधाएं जो उनसे मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप होती हैं, अगर ये बेहतरीन होंगी तो इकोनॉमी डेवलप कर पाएगी। अदरवाइज इकोनॉमी हमारी, उसमें हमें गरीबी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस किए, जिसमें हमने जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस हमारे थे इन रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे सेकंड सेट ऑफ रीजंस की, जो हमारे क्या कहते हैं कि पॉवर्टी जो इकोनॉमी में है दैट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पॉवर्टी के जो रीजंस है, ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में पॉवर्टी है तो वो कारण क्या है उसके पीछे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होना। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो कॉज ऑफ पॉवर्टी है वो इनकम का समान तौर पर वितरण ना हो पाना भी है।
कैसे है देखिए, क्या कहते हैं कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है इनकम की इकोनॉमी में, उसे हम दूर कर पाए, उसे मॉडरेट कर पाए, उसे पाट सकें, उसे खत्म कर सकें रिच और पुअर के अंदर की इनकम के अंदर जो हमारी इनइक्वालिटी है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसके लिए अपने आप हर साल देखते होंगे बजट आता है, पहले फरवरी के एंड तक आता था, अब ये फरवरी या अप्रैल तक हमारा जो बजट है, इसमें फरवरी और मार्च तक हमारा जो बजट है वो आ जाता है। कोई एक फिक्स डेट इस चीज की नहीं है। पहले तो आप कह सकते थे कि फेब के लास्ट तक हमारे दोनों बजट, रेलवे का बजट है और हमारा आप कह सकते हैं कि फाइनेंस जो बजट था वो आ जाता था। अब दोनों बजट को क्लब भी कर दिया गया है और अब कोई एक पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंगली डेट अनाउंस कर दी जाती है जब ये बजट को आना होता है। यूजुअली फेब के एंड तक ही बजट आ जाता है, डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। तो जो इस दौरान क्या होता है, उस बजट के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपके पेरेंट्स सर्विस क्लास हैं तो वो वेट करते हैं उस टाइम पर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को लेकर के की जाती हैं। तो उसमें एक टैक्सेशन, जो टैक्सेस क्या रहने वाले हैं फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, वो उसके अंदर अनाउंस किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस अगर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को जो अनइक्वल है जिसे कहा जाता है, उसे खत्म करने के लिए, उसे मॉडरेट करने के, इनइक्वालिटी को मॉडरेट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है, इनकम के डिफरेंट स्लैब्स बनाए जाते हैं उसके अंदर, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है, उसी के आधार पर टैक्सेस जो हैं, जो उनसे वसूले जाने हैं, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास है ये कि जो ये इनइक्वालिटी इनकम की है लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में और सो कॉल्ड अमीरों के बीच में, उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेस के माध्यम से कम किया जा सके। रिच लोगों से जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो उनसे ज्यादा टैक्स लेकर के उस पैसे को गरीबों की भलाई के लिए खर्च करके इसे मॉडरेट किया जा सके इनइक्वालिटी को। क्या कहा जा रहा है कि बट डिस्पाइट ऑल द मेजर्स, पॉवर्टी है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के द्वारा प्रयास बहुतेरे किए जा रहे हैं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, बट हो क्या रहा है, इनके बावजूद भी जो पॉवर्टी है वो हमारी इकोनॉमी में लगातार बढ़ती जा रही है। NCAER जो ये है, आप नोट कर लें, ये NCAER क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये कहते हैं कि 20% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी इकोनॉमी में है, उनके पास टोटल नेशनल इनकम का 53.2% इनकम में उनका हिस्सा रहता है। टोटल नेशनल इनकम में से 50% से ज्यादा, यानी कि 53.2% इनकम केवल किन लोगों के हाथ में है, या किन लोगों की आय है वो टोटल नेशनल इनकम में से, केवल 20% लोगों की। और अगर बात करें बाकी 80% लोग रह गए, उनमें से नीचे के 40% लोगों की, तो केवल जो नीचे के 40% हैं उनकी इनकम कितनी है, केवल 15.3%। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनइक्वालिटी इनकम की कितनी है हमारी इकोनॉमी में। और ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इनका सर्वे ये बताता है। अब हम बात करें यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट की, ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन है जौन सा, उनके अनुसार हमारे देश के अंदर 1536 कंपनीज जो हैं, वो केवल 75 जो आप कह सकते हैं फैमिलीज हैं, कॉर्पोरेट फैमिलीज हैं, या आप कह सकते हैं जो ऐसी फैमिलीज जो बिजनेसेस रन करती हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस रन करती हैं, ऐसी 75 फैमिलीज केवल ओन करती हैं 1536 कंपनीज को। तो बाकी आप सोच सकते हैं कि हमारे जो बाकी कंपनीज जो इकोनॉमी के अंदर हैं, जो वर्क कर रही हैं, वो किस तरह की कंपनीज होंगी और किन लोगों के हाथों में होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो इनकम का, वो क्या दिखाता है कि एग्जिस्टिंग पॉवर्टी हमारी इकोनॉमी में कितनी है। 50% से ज्यादा इनकम देश की केवल 20% लोगों के पास है, और 47% के करीब इनकम हमारी जो इकोनॉमी की है वो 80% लोगों के हाथ में है। तो
कितना डिफरेंस हमारे यहाँ पर रिच और पुअर में होगा और एग्जिस्टिंग पॉवर्टी हमारी इकोनॉमी में कितनी होगी। और ये लगातार जो आप कह सकते हैं कि गैप है, ये लगातार इकोनॉमी के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसके लगातार बढ़ने की वजह से आप कह सकते हैं कि जो गैप बढ़ेगा तो नेचुरल है कि पॉवर्टी रिडन लोग हैं जो उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो इसकी वजह से हो कर रहा है क्योंकि 20% लोगों के पास 53.7% के करीब करीब अगर टोटल नेशनल इनकम का हिस्सा होगा, तो ये रिच लोग जो हैं दे आर बिल्डिंग अप हाई, आप कह सकते हैं ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उनका फॉर्च्यून तो बढ़ता जा रहा है। और जो एक आम आदमी है, गरीब लोग हैं जो उनसे, या बाकी के 80% लोगों की अगर हम बात करें, तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए, जिन्हें केवल जिंदा रहने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हम यहाँ से इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो आज के लिए हमने कॉजेस देखे, बाकी के जो टॉपिक है वी विल कंटिन्यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।